हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम 8 नवंबर 2025 की सैटरडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली सेशन रहता है, हम यहाँ पर न्यूज़ एनालिसिस करते हैं द हिंदू का, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। तो इससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ आती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले हमने आपको कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक उल्लेख महाभारत के वन पर्व और रघुवंश में मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही था? तो किस मेले के बारे में, ये किस मतलब उत्सव के बारे में बताया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन इज डी, गंगा सागर जो मेला है ये पश्चिम बंगाल में लगता है हर साल। हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है हमारी जियो पॉलिटिक्स से, जिसमें जो है न्यूज़ क्या है कि चाइना ने एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है लॉन्च किया, जिसका नाम है फूजियान। तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट पावर की तरह काम कर रहा है। तो अब देखिए, चाइना हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में तरक्की करते जा रहा है, काफ़ी डेवलप्ड नेशन बनता जा रहा है चाइना। तो अभी उन्होंने कमीशन किया है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, मतलब सी ट्रायल्स करने के बाद उन्होंने इसको कमीशन किया। यानी कि पहले इसका सबसे पहले इस जो विमान महाकपोत है इसका ट्रायल किया गया था, उसके बाद ही इसको वहाँ पर जो दक्षिण चीन सागर है वहीं पर इसको कमीशन कर दिया गया है। चीन ने हाल ही में अपने तीसरे, यानी कि उसका ये तीसरा है और सबसे उन्नत जो विमान वाहक पोत है फूजियान, यानी कि काफ़ी डेवलप्ड कहा जा रहा है इसको, उसको आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है सेवा में, जो कि उसकी नौसेना का विस्तार, नौसेना यानी कि जो हमारी जिस तरह से नौसेना नेवी है उसी प्रकार से जो चाइना की नेवी है उसका काफ़ी विस्तार और वैश्विक सैन्य महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करता है। यानी कि अगर हम देखें जैसे कि ये जो फूजियान है काफ़ी एडवांस्ड है, तो इसी वजह से इसका पूरे विश्व में काफ़ी सैनिक महत्व हो जाता है। ये जो घटना 5 से 6 नवंबर यानी कि अभी हाल ही में हुई है, जब चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उन्होंने हाइनान प्रांत के सान्या बंदरगाह पर एक भव्य कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की। यानी कि वहाँ पर भी जैसे भारत में एक पूरा फंक्शन होता है उसी तरह से वहाँ पर एक पूरा समारोह किया गया था और उसी में ये जो नया विमान वाहक पोत है इसको वहाँ पर कमीशन कर दिया गया है। अब देखिए इसका इतिहास और इसका निर्माण कैसे हुआ फूजियान का। तो फूजियान को टाइप 003 श्रेणी का सबसे पहला पोत माना जा रहा है। जैसे कि श्रेणियाँ चलती हैं जिसमें क्या है, क्लासेस चलती है अलग अलग, जिसमें पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास जो यानी कि जैसे रेलवे में एक टाइप्स होता है ना, फर्स्ट क्लास सीट या फिर सेकंड क्लास, ऐसे थर्ड क्लास। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट होती जाती है। तो ये जो है टाइप 003 श्रेणी का पहला पोत है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जियांग नान शिप यार्ड जो है शंघाई, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो जलावतरण है यानी कि 17 जून 2022 को ये लॉन्च हुआ था, जबकि समुद्री परीक्षण यानी कि इसका जो ट्रायल किया गया एक तरह से, जैसे मूवी से पहले ट्रेलर आता है उसी तरह से बिल्कुल इसको पहले ट्रायल करके देखा जाता है। मई 2024 में शुरू हुए थे इसके ट्रायल, नवंबर 2025 तक ये लगातार चलते गए और 9 परीक्षण हो चुके हैं, यानी कि 9 एक तरह से इसके टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें J-15T, J-35 स्टेल्थ फाइटर और KJ-600 जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है। ऐसे विमानों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लॉन्च टेस्ट ये सब कुछ शामिल किए गए। यानी कि ये जो अभी उन्होंने फूजियान नया विमान वाहक पोत लॉन्च किया है, तो यानी कि नया उसको कमीशन किया, इसके 3-4 जो एयरक्राफ्ट है उनके साथ टेस्ट हो चुके हैं। इसका आकार और क्षमता क्या है? ये लगभग 80,000 टन जो है पानी विस्थापित कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल यानी कि गैर परमाणु संचालित युद्ध पोत है, यानी कि बिना किसी परमाणु के यूज के। इसकी लंबाई 320 मीटर से ज़्यादा है और ये 50 से 60 विमानों को ले जा सकता है एक बार में। अब देखिए इसकी प्रमुख टेक्निकल फीचर्स क्या क्या हैं इसमें। फूजियान जो है चीन का सबसे पहला स्वदेशी डिज़ाइन वाला विमान वाहक पोत है, यानी कि चीन का घरेलू उत्पादन इसमें पूरी तरह से ये स्वदेशी है। इसमें जितने भी इसका निर्माण में जो भी मतलब कि इसमें जितने भी
सामान की ज़रूरत पड़ी वो सभी वहीं पर चाइना में ही बना था, जो कि पिछले 2 पोतों यानी कि उनके पास पहले 2 जो विमान वाहक पोत है, जिसमें लियानओनिंग और शानडोंग, उनसे कहीं अधिक ये उन्नत है। जो लियानओनिंग है वो रूस से डिज़ाइन उसका लिया गया था, और जो शानडोंग है वो सकी जंप सिस्टम था। इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है। यह जो है अमेरिका के यूएसएस जर्लड आर फोर्ड के बाद दूसरा दुनिया का ऐसा पोत है जो इस तकनीक का यूज करता है, ईमेल्स तकनीक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम। तो पारंपरिक स्टीम जो कैटापल्ट थे या फिर सकी जंप के बजाय ईमेल्स विमानों को अधिक सटीकता वाला, कम तनाव वाला और भारी हथियार लोड करने के साथ लॉन्च करता है। इससे विमान जो दुश्मन लक्ष्यों तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्लैट डेक और अरेस्टिंग गियर है इसमें। 3 इमेल्स कैटापल्ट, एंगल्ड लैंडिंग रनवे और 2 हैंगर एलिवेटर के साथ ये पूरी तरह से डेक ऑपरेशन यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों की क्षमता इसमें है। इसके साथ ही मीडियम वोल्टेज डायरेक्टर करंट इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम, जो कि ईमेल्स को अधिक विश्वसनीय बनाता है। तो ये सब इसके टेक्निकल फीचर्स हैं। अब देखिए इसका महत्व क्या होगा, रणनीतिक महत्व क्या है, इसका पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके साथ ही भारत को इस चीज़ से क्यों प्रभाव पड़ेगा या फिर भारत पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इन सबको हम देखने वाले। तो अब देखिए रणनीतिक महत्व क्या है। चीन की जो नौसेना है पहले ही जहाज़ों की संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 370 इसके साथ इसके जो है युद्धपोत हैं चीन के पास। फुजियान का शामिल होना, दक्षिण चीन सागर जो है, प्रशांत महासागर, इसके साथ ही ताइवान जलडमरू मध्य, वहां पर चीन का जो प्रभाव है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। यह अमेरिकी नौसेना के प्रभाव को चुनौती देता है, खास करके जब अमेरिका के नए कैरियर भी ईमेल्स पर निर्भर है। यानी कि सबसे पहले जो पूरा मतलब पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो सिर्फ अमेरिका के पास ऐसे ही युद्धपोत थे, लेकिन अब जो है चीन भी उनको बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ये जो पोत है भारी हथियारों वाले विमानों को लॉन्च करने से चीन को लंबी दूरी की जो क्षमता है वो मिलेगी, यानी कि काफ़ी लंबी दूरी से भी ये अटैक कर सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दक्षिण चीन सागर यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है जलडमरू मध्य जो है जो ताइवान का। तो अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर इस एरिया में जो चीन है उसका प्रभाव लगातार बढ़ जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र की प्रक्रिया क्या है, जापान ने इसे पारदर्शिता की कमी कही है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल्स को अविश्वसनीय कहा है और इसकी आलोचना भी की गई है। चीन ने इसे अपने राष्ट्र का एक गौरव माना है, यानी कि एक तरह से काफ़ी चीन प्राउड फील कर रहा है ईमेल्स जैसी टेक्निक को तैयार करके। भविष्य क्या हो सकता है, फुजियान अभी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं है और जो परीक्षण अभी इसके बाकी हैं। चीन एक परमाणु संचालित सुपर कैरियर यानी कि टाइप 004 पर भी काम कर रहा है और असीमित रेंज प्रदान करेगा, यानी कि उसकी रेंज जो वो अनलिमिटेड होगी। कोई हज़ारों किलोमीटर में रेंज नहीं रहेगी, बल्कि जितनी भी अनलिमिटेड रेंज रहेगी वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब देखिए भारत पर क्या प्रभाव होगा, भारत की प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले तो हिंद महासागर में घुसपैठ हो सकती है। चीन का जो नौसैनिक बेड़ा पहले ही अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में वहां पर एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत जो चीन है वो भारत को हर प्रकार से कहीं ना कहीं घेर चुका है। फुजियान की जो तैनाती होगी यानी कि इसको जब डिप्लॉय किया जाएगा तो चीन ताइवान जलडमरू मध्य से भी हिंद महासागर तक अपनी पहुंच को आसान कर सकता है, जो कि भारत के लिए जैसे कि रसद मार्ग यानी कि जहां पर व्यापार होता है, जिसमें मलक्का जो स्ट्रेट है उस पर खतरा होगा और भारत की जो समुद्री बढ़त है उसको भी कमज़ोर कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए मैप के माध्यम से, यहाँ पर है चीन, तो जो यहाँ पर देखिए मलक्का जो हमारी स्टेट है, यहीं से भारत और जो बाकी देशों के साथ व्यापार होता है भारत का यहाँ पर। तो क्या हो सकता है कि चीन अगर यहाँ पर अपने इस विमान जो उनका एयरक्राफ्ट है यहाँ पर अगर इसको डिप्लॉय करता है तो इसकी पहुँच यहाँ पर आसानी से बढ़ जाएगी। रणनीतिक असंतुलन क्या, चीन के पास अब 3 विमान वाहक पोत है टोटल, लियोनिंग, शानडोंग, फुजियान। भारत के पास सिर्फ 2 है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत।
चीन 2030 तक 5 से 6 तक पहुंच बनाने की योजना बना रहा है, जो कि भारत की नौसेना को और ज़्यादा दबाव में डाल सकता है। इससे दक्षिण चीन सागर से जुड़े जो विवाद है भारत का, जैसे कि क्वाड गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत है, उसको मजबूत करने का दबाव भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही भारत जो मतलब ये जो चीन है, ये पाकिस्तान को J-35 जेट बेचने की खबर लगातार आती रहती है। इससे क्या है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है और ज़्यादा तनाव बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मध्य पूर्व के जो संकट, जिसमें हम देखते हैं ईरान और सऊदी अरब में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, उसमें चीन की भूमिका अगर बढ़ जाती है तो भारत का जो ऊर्जा आयात है उसको भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि चीन हर तरह से भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब देखिए भारत की प्रतिक्रिया क्या है इस चीज़ पर। भारत जो अपना तीसरा विमान वाहक INS विशाल 45,000 टन का IAC-2 प्रस्तावित है, लेकिन स्वीकृति इसकी अभी तक लंबित है, यानी कि इसको मंजूरी नहीं मिली अभी तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 5 से 6 विमान वाहक बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन बजट की एक चुनौती है। फ्रांस से 26 राफेल MZ खरीदने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ संयुक्त अभ्यास बढ़े हैं। भारत ने INS विक्रांत पर राफेल M एकीकरण की योजना बनाई है, जो कि स्टेल्थ क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके साथ ही 10 नए फ्रिगेट्स, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां यानी कि प्रोजेक्ट 75I, इस पर काम तेजी से चल रहा है भारत में। हिंद महासागर में निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन बनाए जा रहे हैं, सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भारत के प्रयास है अमेरिकी यानी कि चीन है, जो उसने क्या कहा है कि भारत के प्रयासों को अमेरिका की चापलूसी का है, लेकिन भारत इसे शांतिपूर्ण विस्तार बता रहा है कि हम शांति से अपनी पूरी जो भी हमारा जो नौसेना उसका हम विस्तार कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो चीन के तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान की प्रमुख विशेषता क्या है? परमाणु संचालित इंजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है, स्की जंपिंग टेक ऑफ सिस्टम है, स्टीव कैटापल्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो ईमेल्स है, यानी कि जो सिर्फ पहले अमेरिका के पास टेक्निक थी, लेकिन अब जो चीन है वो भी इस टेक्निक को अपना चुका है। तो इसकी खास विशेषता यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम। इसके साथ ही फुजियान विमान वाहक पोत के कमीशनिंग से भारत पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ सकता है? हिमालय सीमा विवाद, हिंद महासागर में समुद्री रसद मार्ग, दक्षिण एशिया में आर्थिक व्यापार, पूर्वी एशिया में सांस्कृतिक संबंध। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, हिंद महासागर में समुद्री मार्गों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके लिए हम एक आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। चीन के फुजियान विमान वाहक पोत के कमीशनिंग से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि भारत की भूमिका क्या है, भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आ रही है HAL की। तो HAL ने $1 बिलियन की डील की साइन कर ली है GE के साथ। GE मीन्स की जनरल इलेक्ट्रिक USA की जो कंपनी है उसके साथ ये साइन हुई है। तो ये 113 फाइटर जेट इंजन तैयार किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जो जनरल एयरस्पेस है उन दोनों के द्वारा मिलकर। तो ये जो होंगे इंजन किसके लिए तैयार होंगे? LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है MK-1AS, उनके द्वारा इंजन जो है वो तैयार होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सेम न्यूज़ है, यानी कि सेम ही न्यूज़ है, डील की बात हो चुकी है। तो हमने आज के जो न्यूज़पेपर द हिंदू उसमें से लिए। अब देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड की और जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक GE, उन्होंने $1 अरब के समझौते पर सिग्नेचर कर दिए। ये जो समझौता है इसके तहत GE HAL को 113 जो है F404 GE IN-20 इंजन, यानी कि ये इंजन का नाम है, और संबंधित सहायता जो है वो देगा, जो कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK-1A लड़ाकू विमानों को शक्ति मिलेगी। ये विमान भारतीय वायुसेना IAF के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनका अनुबंध सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए में किया गया था। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? ये जो डिलीवरी कब होगी? 2027 से शुरू होकर 2032 तक पूरी होगी।
कुल इंजन कितने रहेंगे इसमें? जो LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए अब तक GE से कुल 212 इंजन ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही महत्व क्या है इसका? ये जो समझौता है भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा, जिसमें विमानों में 64% से ज़्यादा जो भी सामग्री होगी वो स्वदेशी होगी, भारत की होगी। इसमें उत्तम AESA राडार, स्वयं रक्षा कवच, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे उन्नत फीचर्स हैं और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसका प्रभाव क्या रहेगा? जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी फाइटर जेट की कमी दूर हो जाएगी और HAL की जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बढ़ेगी। लगभग हर साल 24 विमान तैयार होंगे। इसके साथ ही समझौते का इतिहास क्या है? तो 2010 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो एजेंसी है उसने DRDO के तहत F414 INS-6 को LCA Mk2 के लिए चुना था। GE यानी कि जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने 99 इंजन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो कि विकास और उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तक के जितने भी विकास कार्यक्रम है उनके तहत F414 इंजन डिलीवर हो चुके हैं। MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं 22 जून 2023 को HAL और GE ने MOU पर साइन किए थे, जिसमें भारत में F414 को संयुक्त उत्पादन और 80% तक की जो तकनीकी हस्तांतरण है वो देना था। यानी कि 80% जो 80% जो टेक्निकल जो भी मतलब कि टेक्निक्स थी वो भारत को मिलनी है। इसके साथ ही जो तकनीकी हस्तांतरण है, इंजन के महत्वपूर्ण हिस्से जिसमें हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड्स और लेज़र ड्रिलिंग तकनीक, उन सभी को कवर करेगा। इसके साथ ही MOU के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अगस्त 2023 में इस समझौते को मंजूरी दी, जो कि भारत अमेरिका रक्षा का एक साझेदारी का ऐतिहासिक कदम था। यानी कि 2023 से यह समझौता भारत के साथ चलना शुरू हो गया था, यानी कि अप्रूवल मिल चुका था। 2024-25 में इस पर बातचीत जारी रही। दिसंबर 2024 में फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी गठित की, जिसमें जो है तकनीकी ट्रांसफर की गहराई यानी कि 80% तक, आपूर्ति शर्तें, डिलीवरी शेड्यूल, मूल्य वृद्धि फार्मूला और वारंटी जैसे मुद्दे शामिल थे इस बातचीत में। जुलाई 2025 तक कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट पर साइन किए, जो कि तकनीकी वार्ता को पूरा करता है। HAL ने जून 2025 में जो रिपोर्ट्स हैं उनको खारिज किया और जो भी वार्ताएं रुकी हुई हैं उन सभी की पुष्टि की कि वो अभी तक उस पर बातचीत चल रही है। अब जो अंतिम समझौता होता है, HAL और GE मार्च 2025 तक पूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का टारगेट रखते हैं। अनुबंध की जो कीमत थी $1 बिलियन थी, करीब अगर हम देखें 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए। हालांकि चल रही जो चर्चा है उसके कारण अभी फिर कॉस्ट में वृद्धि हो सकती है। जो पहला बैच है भारत में 3 वर्ष तक उत्पादित होगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद यहाँ पर भारत में उत्पादन किया जाएगा, करीब 2028 के आसपास। अब देखिए इसमें कुछ रिवीजन के पॉइंटर्स हैं, जैसे इंजन की संख्या के लिए 99 इंजन दिए जाएंगे, तकनीकी हस्तांतरण 80% रहेगा। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होगी, दस्तावेज दिए जाएंगे, प्रशिक्षण या फिर समर्थन, ये सब शामिल है। उत्पादन जो है भारत में संयुक्त उत्पादन होगा, स्वदेशी सामग्री 75% तक यूज़ की जाएगी। डिलीवरी का शेड्यूल क्या, 2027-28 से प्रोटोटाइप होंगे इसके और पूरी तरह से उत्पादन 2030 तक होगा। और महत्व क्या है इसका, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है MK2, उसको 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा, यानी कि एक जनरेशन इसकी एडवांस हो जाएगी। इसके साथ ही महत्व क्या है इस पूरी डील का, ये जो समझौता है आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, जो कि भारत की जेट इंजन निर्माण क्षमता को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही इससे IAF की जो स्क्वाड्रन ताकत है वो बढ़ेगी, HAL की उत्पादन क्षमता विकसित होगी। F414 इंजन LCA Mk2 को बेहतर रेंज यानी कि 3500+ किलोमीटर की जो रेंज है, AESA राडार और जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है वो सब मिलेगी भारत को। AMCA यानी कि 5वीं पीढ़ी का जो स्टेल्थ फाइटर है उसके MK1 जो एडिशन उसके लिए ये आधार बनेगा। ये सौदा LCA Mk1 ने के हालिया F404 इंजन अनुबंध से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंजन का जो एक तरह से इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ ही यह समझौता जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और ज़्यादा गहराई मिलेगी।
हालांकि देरी से बचने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वैकल्पिक विकल्पों पर भी नजर रख रहा है, लेकिन जीई के साथ जो उनकी बातचीत है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। यानी कि अमेरिका और भारत के अगर हम देखें तो रक्षा के क्षेत्र में जो भी संबंध है वो सुधर सकते हैं। भारत यूएस की साझेदारी होगी। ये आईसीईटी यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसका एक हिस्सा माना जा रहा है, जो कि रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। इसी तरह HALGE जो 414 इंजन है उस पर 80% जो एक तरह से तकनीकी हस्तांतरण रहेगा, वो अभी तक चल रहा है बातचीत। 2026 में फाइनल हो सकती है ये चीज़। HAL की जो उत्पादन क्षमता लगातार फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब कोई कंपनी किसी और देश से तकनीक लेती, टेक्निक यूज़ करती है, उसकी मतलब टेक्निक उसे मिल जाती है, तो फिर उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। रोजगार मिलेगा काफ़ी लोगों को। यहाँ पर स्वदेशी रक्षा निर्यात तैयार होगा। यानी कि मान लीजिए कि भारत ने इतने ज़्यादा यहाँ पर फाइटर जेट्स ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया कि अब जो भारत है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि तेजस को बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया था, तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिलने वाला है। यानी कि आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी हो सकती है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? HAL और GE के बीच नवंबर 2025 के सौदे के तहत 113 F404 GE IN-20 इंजन LCA Mk-1A के लिए आपूर्ति किए जाएंगे। यानी कि ये इंजन है और ये जो फाइटर जेट है उसके लिए, एयरक्राफ्ट इसके लिए ये सौदा भारत की स्वदेशी रक्षा की क्षमता को मजबूत करेगा, जिसमें 64% से ज़्यादा जो है स्वदेशी सामग्री रहेगी। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा दोनों। सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। AMCA प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल गलत है? पहला, ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जो कि 28-29 तक प्रोटोटाइप रेडी होगा। इसका CCS ने मार्च 2024 में 15,000 करोड़ का अनुमोदन दिया है। Mk-1 संस्करण GE F414 इंजन पर चलेगा। Mk-2 स्वदेशी 110 KN पर। यह केवल IF के लिए, नेवी के लिए नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन गलत बताना था? डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये गलत है। नेवी के लिए भी ये इंजन जो है वो तैयार किए जाएंगे, उसके लिए भी ये सौदा हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ के जो हमारा ये पार्ट रहता है एडिटोरियल का। तो एडिटोरियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, किसी भी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, आपकी समझ को और ज़्यादा विकसित करता है, आपको मतलब किस प्रकार से सोचना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम्स के तहत कुछ सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं एडिटोरियल में। तो उन सभी को आपको आसान मतलब कि अच्छे से समझना होगा। ये एडिटोरियल क्या आ रहा है? ममदानी मॉडल। जैसे कि आप सभी को पता है न्यूयॉर्क जो है जिसको एप्पल सिटी भी कहा जाता है, तो वहाँ पर नए मेयर चुने गए हैं ज़ोहरान ममदानी, जो कि फर्स्ट जो इस्लामिक हैं, इनकी फर्स्ट मुस्लिम मेयर हैं वहाँ के। और अब इससे क्या है कि ट्रंप को हार हुई है, ट्रंप की वहाँ पर उस एरिया में, तो अब ट्रंप को भी एक तरह से धक्का लगा है। लेकिन ये जो पूरा एडिटोरियल है ये जो लिखा गया चिरंतन चटर्जी, जो कि सक्सेस जो विश्वविद्यालय वहाँ पर विकास, अर्थशास्त्र, नवाचार, वैश्विक जो स्वास्थ्य उसके प्रोफेसर है। ये न्यूयॉर्क सिटी यानी कि बिग एप्पल जिसे कहा जाता है, उसके नए निर्वाचित जो मेयर है ज़ोहरान ममदानी की कल्याणकारी योजना पर आधारित है, केंद्रित है। उन्होंने जो अपने आर्थिक निहितार्थों की बात कही है उस पर पूरा ये सेंट्रलाइज्ड है। ममदानी मॉडल की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक नया रूपक है जो बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था को संतुलित करने और टिकाऊ कल्याण का प्रतिनिधित्व करेगा। बिग एप्पल में जो ममदानी का मूवमेंट क्या है, 2025 में अमेरिका में ये नया राष्ट्रपति चुना गया और अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुना गया है ट्रंप। और अब ज़ोहरान ममदानी जो है भारतीय युगांडाई मूल के ये लोकतांत्रिक समाजवादी यानी कि ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 1 जनवरी 2026 से ये नए मेयर बनने जा रहे हैं, यानी कि चुनाव हो चुके हैं और अब अपनी जगह संभालेंगे। उनके वादे क्या थे? मुफ्त बसें, किराया फ्रीज होगा और सार्वभौमिक बाल देखभाल होगी। यानी कि उन्होंने अपना एक तरह से समाजवादी मॉडल जो है लोगों के सामने रखा है। इसके साथ ही ये जो वादे हैं वैश्विक कल्याण का एक हिस्सा है। ब्राज़ील के जो लूला de सिल्वा हैं, ब्रिटेन के कीर स्टॉमर और भारत के जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जैसे कि मनरेगा, उन्हीं तरह ये पूरी तरह से विश्व के कल्याण के लिए काम करने वाले हैं। यहाँ पर सवाल क्या आता है कि बाजार पर निर्भर शहर में, यानी कि ये पूरी तरह से जो शहर है न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से बाजार पर डिपेंड है, ऐसी कल्याण योजनाएं टिकाऊ किस प्रकार से होंगी?
तुरंत लाभ होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन गुणवत्ता या प्रेरणा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अब देखिए, ऐसे में एक तरह से उनके लिए थोड़ा ये एक तरह से चैलेंज भी रहेगा कि इतनी बड़ी जो सिटी है उसमें इतनी बड़ी जो सिटी है उसमें किस प्रकार से ये जो है पूरा मतलब कि एक तरह से उसको उसमें कल्याणकारी नीतियों को लागू करना, उनको फिर से कार्यान्वयन कराना और लोगों तक उसकी मतलब उसको पहुंचाना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कल्याण की अपील और खतरे केस में, यानी कि क्यों काम करता और कल्याण तुरंत क्यों करना है। तो ये जो धीमी सुधार जिसमें उत्पादकता को बढ़ाना, इसको छोड़कर तुरंत पहुंच देता है, बच्चे स्कूल में, मजदूर बस में और परिवार घर में। तो इससे आर्थिक जोखिम क्या रहेगा? अगर लागत का नियंत्रण ना हुआ तो मुफ्त सेवाओं की कमी हो जाएगी, बजट इतना ना हुआ तो खराब रख रखाव होगा या फिर काला बाजार पैदा हो सकता है, जिसमें क्या होगा, मुफ्त बसें चलेंगी, कम रूट रहेंगे, किराया फ्रीज होगा तो नई इमारतें नहीं बनेगी, यानी कि मनी की जो रिश्वत है वो चलनी शुरू हो जाएगी। इसमें ये कुछ चैलेंजेस है। इसके साथ ही अर्थशास्त्र जो है निर्दयी नहीं है, ये प्रेरणा का एक तरह से विज्ञान है। कीमत अगर शून्य रहेगी तो मांग जो डिमांड बढ़ जाएगी और आपूर्ति जो कम हुई तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ सकते हैं, ये अक्षमता हो जाएगी। फिर भी अर्थशास्त्र वितरण को महत्व देता है, सबसे कमज़ोर की जो मदद है कुल कल्याण बढ़ाती है और भले ही थोड़ी अक्षम्य हो। अब देखिए, न्यूयॉर्क सिटी के जो मतदाता है यही समावेश की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही दो चरम सीमाओं के बीच संतुलन, रॉल्स बनाम पारेतो। तो इस एडिटोरियल में इनकी बात की गई। पारेतो दक्षता क्या है? कोई हारे बिना लाभ हो, लेकिन यह बहिष्कार को नज़रअंदाज कर सकती, जैसे कि कुशल क्लिनिक होते हैं लेकिन गरीब वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके साथ ही रॉलिसियन न्याय जो है, सबसे कमज़ोर पर फोकस करना, लेकिन कीमत दबाने से आपूर्ति जो है वो भी मर जाती है। इसके साथ ही इतिहास का सबक क्या सीखने को मिलता है? जो कार्ल पोलानी है उनका दोहरा आंदोलन हुआ था वहां पर। अगर बाजार बहुत ज़्यादा फैलते हैं तो इससे संरक्षणवाद होगा, संरक्षण बहुत सख्त होगा तो उदारीकरण हो जाएगा। यानी कि ये सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, बिस्मार्क का जो सामाजिक बीमा है उसमें बाद में सुधार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कल्याण राज्य थे जिसमें रैगन थैचर कटौती की गई, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर कीमत नियंत्रण को क्या होगा, लक्षित हस्तांतरण होगा। भारत में पीडीएस, डीबीटी और जीएसटी जो है ये सब इसके उदाहरण है। बचने योग्य जाल क्या है? जो पारेतो जाल है, यानी कि दक्षता बिना किसी समानता के, जैसे कि समय पर बसें हो लेकिन गरीब मोहल्लों को छोड़कर। इसके साथ ही रॉल्स जाल क्या कहते हैं कि सार्वभौमिक मुफ्त, गुणवत्ता गिरे, मध्यम वर्ग नाराज हो और गठबंधन टूट जाए। अब देखिए, ममदानी मॉडल क्या कहता है? ये कल्याण का थर्मोस्टेट कहता है। ये हमने पहले किसी दो मॉडलों की बात की थी, अब ममदानी मॉडल पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। इनका विचार है कि ना चरम चुने बल्कि स्वचालित संतुलन बनाएं। संकट में रॉल्स यानी कि कमजोर की रक्षा, समृद्धि में पोरेतो उत्पादकता को पुरस्कार, यानी कि दोनों को ये एक साथ समावेश के साथ मान रहे हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है इनके ममदानी मॉडल के? वित्तीय ईमानदारी, जो हम हर वादे की पूरी लागत गिनी जाए, विकास से उसको जोड़ें, जैसे कि उद्योग उत्पादकता के समझौते, नियामक राहतों, बस डिपो जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश हो। इसके साथ ही सूक्ष्म आर्थिक सावधानी नीतियां विकृति पैदा करें। व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं? परिणाम जो है उनको सब्सिडी मिले, इनपुट को ना मिले सब्सिडी, बसों के लिए समय पर किलोमीटर, पीक सीटिंग के लिए ठेका हो, छोटा किराया रखें, पारदर्शी प्रतिपूर्ति रहे, नियंत्रण की बजाय जो है आकस्मिक बफर होना चाहिए। आय आधारित वाउचर को संकट में अपने आप सक्रिय हो, नई आपूर्ति के लिए तेज जोनिंग कर राहत हो, समाप्ति तिथि जोड़े। इसके साथ ही बाल देखभाल के लिए मान्यता प्राप्त जो प्रदाता है उनसे जुड़े ई वाउचर को तैयार किया जाए। स्टाफिंग निरीक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ब्राज़ील के जो बोल्सा फमिलिया है या फिर केन्या की इनोवा जामी, उनसे प्रेरणा ली जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ब्राज़ील है वो काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों में आगे। अब देखिए, मिशन प्रेरित फर्मों की भूमिका क्या रहेगी? ये बाजार और कल्याण के बीच खड़ी होती, जैसे कि लंबे ठेकों के लिए किराया हो, कैप स्वीकार करने वाली बसें, कंपनियां। भारत की जो अरविंद आई केयर है, यानी कि अमीर मरीजों से क्रॉस सब्सिडी, और मैकडोनल्ड्स जैसी जो दक्षता है।
इसके साथ ही अब देखिए अर्थशास्त्र से परे क्या हो सकता है, गरिमा और क्रम, यानी कि डिज़ाइन में कुछ गरिमा होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरह से हो, उपयोगकर्ता को ग्राहक माने जो यूज़ करता है और प्रदाता को साझेदार माने। इसके साथ ही क्रमबद्ध दोलन क्या है, मंदी या फिर एआई चालित जो अस्थिरता उसमें। रोल्स मॉड जो है विनाश से बचाएं, पहुंच सब्सिडी हो। इसके साथ ही यह ना बाजार विरोधी है बल्कि ना अतार्किक है, इतिहास से सीखा हुआ यह व्यवहारिक क्रम है, यानी कि ये इलॉजिकल इसको नहीं कह सकते। इसके साथ ही समावेश होना चाहिए, ममदानी के लिए सफलता है डिज़ाइन से अनुशासित कल्याणवाद, पहुंच का वादा, गुणवत्ता की रक्षा, ईमानदार फंडिंग, इसके साथ नवाचारी फर्मों के साथ साझेदारी, तो ये सब इनके मॉडल में आते हैं। यह एक ऐसा समाज बनाता है जो जोखिम लेने के लिए पर्याप्त सुरक्षित, निष्पक्षता को वित्त पोषण करने के लिए कोशिश करेगा। बिग एप्पल शैली क्या है, जो न्यूयॉर्क का तेज विविध माहौल, रोमांटिक मुफ्त जो सुविधाएं उनको छोड़कर मापनीय समावेश की ओर बढ़ना होगा। यानी कि ये पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया ये पूरा ममदानी मॉडल पर आधारित है और उन्होंने पुराने मॉडलों से भी कुछ प्रेरणा ली है या फिर आगे अपने आने वाले कार्यकाल में प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं न्यूयॉर्क के वो काफ़ी खुश हैं उनको अपना मेयर चुनकर, क्योंकि अब वहाँ पर थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहले सिर्फ ट्रंप की ही वहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टीज थी वही चलती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर थोड़ा सोशलिज्म की तरफ भी बढ़ावा होगा, यानी कि समाजवादी नीतियाँ लाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो समाज है वो आगे बढ़ सकता है। तो और फिर आने वाले समय में हम देखेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या उन्होंने नई नीतियाँ लागू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर वस्तुओं सेवाओं की टोकरी के आधार पर उपभोक्ता कीमतों में समग्र परिवर्तन को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका उपयोग महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसमें कितने कथन जो है वो सही हैं आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज़ का सेशन। जितनी भी हमने जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के न्यूज़ इस सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।